Hello everyone, myself Mithlesh Patel. I and my team we are going to discuss on the topic budget. In this discussion, I am playing the role of Financial Minister, Pinky is playing the role of Education Minister, Dineshwari Health Minister, Nandita Commerce Minister, Renuka Railway Minister, and Tanisha Sahil Rupali Aruna are playing the role of opposition. So let's start. इस साल हमारे देश की रेवेन्यू रिसिप्ट 17,88,000 करोड़ रुपए जनरेट हुई है, जिसमें से 15,45,000 करोड़ टैक्स से हैं और 2,43,000 नॉन टैक्स, और कैपिटल रिसिप्ट 16,94,000 करोड़ रुपए जनरेट हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार द्वारा 2,23,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। 93,223 करोड़ शिक्षा के क्षेत्र में और 1,10,000 करोड़ रेल के क्षेत्र में। इस पाई चार्ट से आप देख सकते हैं सरकार का मुख्य पैसा आने का स्रोत है वो है लोन से, पर आने वाले साल में हम इस लोन को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 20% कर्ज सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए चला जाता है, तो हमारी सरकार का प्लान है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बेचकर पुराने लोन को रीपे कर दिया जाए, जिससे आने वाले साल में हमें इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा और रेवेन्यू डिफिसिट भी कम होगी। बजट तो बड़ा अच्छा बना है इस साल का, सबसे हटकर भी है। पर इस फिजिकल डेफिसिट का क्या हाल है? कुछ कम हो भी रहा है या नहीं? 2019-20 में यह 9.5 लाख करोड़ था, 2020-21 में 18.5 लाख करोड़ हो गया और अभी एस्टिमेट्स है कि यह लगभग 15 लाख करोड़ रहेगी। आपकी सरकार इस पर कुछ कर भी रही है या नहीं, या ऐसे ही इसको बढ़ाते ही जाएंगे? देखिए, हमारी सरकार फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रही है, पर इस कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण सरकार के उतने इनकम जनरेट नहीं हुए जितना उम्मीद किया गया था, और इस कोरोना महामारी में हमें हमारी सोच से अधिक खर्च करना पड़ा। हमारी सरकार फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और आने वाले साल में आपको फिजिकल डेफिसिट में गिरावट नज़र आएगी। अरे भाई, तो इसके लिए आप हमारे देश की जीडीपी पर ध्यान दीजिए ना, जिससे देश का पैसा देश में ही यूज़ हो सके। इससे भारत अदर कंट्रीज पर डिपेंड भी नहीं रहेगा और तभी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा इंडिया। जी, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ऐलान किया गया है। स्टार्टअप इंडिया, स्केल अप इंडिया, मेक इन इंडिया, एमएसएमई को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आने वाले साल में हमारे देश की जीडीपी में वृद्धि नज़र आएगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो अभी आपकी पार्टी को चुनाव की ही पड़ी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बजट में चुनाव पर खासा ध्यान दिया गया है। केरल, तमिलनाडु, असम, बंगाल, यहाँ के लोगों को लुभावने वादे भी किए गए हैं। इतने किलोमीटर तक पक्के रोड बनवाएंगे आपके लिए। इस जगह अगर आप चाहते तो बिहार और पूर्वी क्षेत्रों में भी उसका उपयोग कर सकते थे। जी, हमारी सरकार सिर्फ इन्हीं राज्यों नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में निर्माण के लिए खर्च किया गया है। जैसे कि रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, नासिक और नागपुर शहरों में मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, सोननगर से गोमू सेक्टर के लिए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पर आपकी पार्टी तो सिर्फ चुनावी राज्य में किए गए निर्माण को खरीदने में लगी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा जो जो कदम उठाए जाएंगे उसे बताने के लिए मैं शिक्षा मंत्री को बुलाना चाहूँगा। कोरोना महामारी के बाद एजुकेशन में बहुत से बदलाव देखने मिलेगा। जब स्थिति पूरी तरह सामान्य होगी, हम 15,000 स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत करेंगे, 100 सैनिक और 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना करेंगे। हम अपने देश को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए बदलाव लाना चाहते हैं। फर्स्ट, चेंज इन एवोल्यूशन सिस्टम। हम स्टूडेंट को ज़्यादातर एवोल्यूट करते हैं मार्क परसेंटेज ऊपर। मार्क परसेंटेज में फोकस करना एक बात सही है, मानती हूँ। बच्चों में लीडरशिप एक्टिविटी ऐसी चीज़ों में भी ध्यान दिया जाना चाहिए, इससे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होगा। सेकेंड, बेटर ट्रेनिंग टू एजुकेटर। जो भी हमारे टीचर हैं उनका ट्रेनिंग प्रॉपर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर ही हमारे फ्यूचर को सांचे में डालता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। उनका अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसमें बदलाव करने जा रहे हैं। फिफ्थ, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी। आज के ज़माने में सिर्फ पुस्तकों का पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट पे ले जाना चाहिए ताकि वे टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें, इसलिए बदलाव करने जा रहे हैं हम। फोर्थ, हम नई शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का विकल्प रखेंगे। फिफ्थ, आईआईटी आईएम छात्रों का प्रायोजक। हम आपकी बातों से सहमत हैं, पर सरकार के मुताबिक जीडीपी का तो 6% भाग एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 4% भाग ही दिया जाता है और कोविड के दौरान इसमें और गिरावट पाई गई है। ऐसा क्यों?
कोविड को दौरान हालातों के देखते हुए हमने हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आने वाले साल में एजुकेशन सेक्टर में पूरा ध्यान देंगे। हम आपको एक सुझाव भी देना चाहेंगे। अभी भी स्कूलों में बच्चों के टैलेंट और क्रिएटिविटी को दबाकर मार्क्स लाने पर जोर दिया जाता है। हमारी राय में बच्चों के टैलेंट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ना कि मार्क्स या परसेंट लाने पर जोर दिया जाना चाहिए। हाँ, हम आपके सुझाव से सहमत हैं, इसलिए हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी और उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसको बताने के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री को बुलाना चाहूँगा। कोविड-19 के कारण हर क्षेत्र में कोई न कोई कमी आई है, पर इसका प्रभाव हेल्थ पर सबसे ज़्यादा पड़ा। इन सब में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार द्वारा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगा। सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगे, इसके लिए 35,000 करोड़ दिए गए हैं। अब आम बजट में देश के 602 जिलों और केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने का ऐलान करने जा रहे हैं। दूसरा, 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सहायता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तीसरा, सभी जिलों और 3,382 प्रखंडों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। चौथा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी का सुदृढ़ीकरण, इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाएं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयां। फ्री वैक्सीन टू ऑल। इस पॉइंट में मैं यह कहना चाहूँगी कि फ्री वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ बीपीएल को ही देना चाहिए, लेकिन जो वैक्सीन फ़ीस पे कर सकते हैं उनसे वैक्सीन फ़ीस लेना चाहिए। वैक्सीन सभी को लगना चाहिए क्योंकि ये सरकार का आदेश है। सरकार सभी को समान समझते हैं। अमीर लोगों से तो इनकम टैक्स से पैसा ले लिया जाता है और इस महामारी के समय को देखते हुए यही उचित होगा कि सभी को फ्री में वैक्सीन मिले। इस बजट के हिसाब से यह सब तो हो रहा है, जबकि मेडिकल उपकरण पर आयात शुल्क में कमी से नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम हो जाती। हालांकि इस पर कोई भी घोषणा नहीं की गई। जी हाँ, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार ने नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कैनिस्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर सहित कुल 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी है। मैं एक सुझाव देना चाहूँगी। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे सरकारी अस्पताल में अच्छे क्वालिटी के मेडिकल उपकरण नहीं हैं। साथ ही साथ लोगों की प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो मेडिकल स्टाफ अपने काम को लेकर एक्टिव नहीं है उन पर एक्शन लेना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है और आपने हमारे सरकार को अच्छा सुझाव दिया है। इस पर जल्द से जल्द नियम लागू की जाएगी। रेल सेवा को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसे बताने के लिए मैं रेल मंत्री को बुलाना चाहूँगा। कोरोना महामारी के बाद रेल सेवाएं जब पूरी तरह से सामान्य होंगी तो यात्रियों को बहुत कुछ बदलाव देखने मिलेगा। पहला, भारतीय रेलवे ने भारत 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। योजना 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे सिस्टम बनाने की है। दूसरा, हमारे उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने का विकास करना मेक इन इंडिया को सक्षम करने की हमारी रणनीति के मूल में है। उम्मीद है कि जून 2022 तक पश्चिमी डीएफसी और पूर्वी डीएफसी को चालू कर दिया जाएगा। तीसरा, पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने के लिए रेलवे को 100% इलेक्ट्रिक पावर से ही चलाया जाएगा। यह हमारी कोशिश रहेगी। चौथा, यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए स्वदेशी विरोधी टक्कर प्रणाली तैयार की जाएगी। पाँचवा, सभी पर्यटकों के लिए विस्टाडोम एलएचबी कोच तैयार की जाएगी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर चलेगी। इसमें यात्रियों को लग्जरी यात्रा का एहसास होगा। बजट तो बड़ा ही अच्छा है। इस साल के बजट में रेलवे पर भी काफ़ी खर्च किया गया है, पर विस्टाडोम कोचेस पर मैं सवाल उठाना चाहूँगी कि इस महामारी के दौर में इस पर खर्च करना ज़रूरी था क्या? इस समय लोग बचाव पर ध्यान दे रहे हैं, पर्यटन पर नहीं। और क्या जनता हमारे साथ कोऑपरेट करेगी? क्या जनता इन विस्टाडोम कोचेस का सही से उपयोग करेगी बिना किसी हानि के? यह बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। तो क्या इस महामारी के कारण हम दूसरे क्षेत्र पर ध्यान ना दें? महामारी का दौर है, पर हमें हर क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। हम हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर चल रहे हैं।
पर्यटकों की बात हो तो उनके लिए उचित निर्देश वहां दिए जाएंगे। विस्टाडोम कोचेस की ग्लासेस इतने कमजोर ग्लास नहीं होंगे जो आसानी से टूट जाएं। गलती करने पर पर्यटकों को उसकी भरपाई करनी होगी। विस्टाडोम कोच में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। आपकी सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि रेलवे को 2023 तक पूरे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाएंगे, पर क्या ये रियली में चलन में लाया जा सकेगा? जैसा कि हम सभी को मालूम है कि भारत में कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बिजली की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण इलाके। तो यहाँ तो हमें डीजल का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो ये आपका 2023 का प्लान कैसे पूरा हो पाएगा? इस पर काम किया जा रहा है। बिजली की सुविधा नहीं हो ऐसे क्षेत्रों में हम जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा रहा है, इससे हम 100% इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग रेलवे चलाने में कर सकते हैं। अगर हम डीजल का उपयोग करेंगे तो हमें इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि देश का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। उद्योग क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा लाए गए बदलाव को बताने के लिए मैं वित्त मंत्री को बुलाना चाहूँगा। कोविड-19 के कारण इस साल कई व्यापार बंद हो गए और कई लोगों की रोजगार उनसे छिन गई। इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे द्वारा कई रणनीतियां लाई गई हैं, जिन पे पहला जोर प्रोडक्टिव लिमिटेड इंसेंटिव स्कीम पर दिया गया है। इस योजना पर अगले 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा। यह योजना देश के विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर लाने में सहायक होगा, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की योजना शुरू की जाएगी। आने वाले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे कपड़ा उद्योग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनेगा तथा यह लार्ज इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा। इससे देश के एक्सपोर्ट्स एवं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वृद्धि होगी। तीसरा जोर एम्प्लॉयमेंट पर दिया गया है। गिग वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जानकारी रखने के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिससे इन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। स्टैंड अप स्कीम के माध्यम से एससीज, एसटीज तथा वुमेन्स के लिए मार्जिन कैपिटल 25% से घटाकर 15% कर दी गई। पिछले 6 सालों से सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, पर पिछले साल 2020-21 में ऐसा पहली बार हुआ है कि सर्विस सेक्टर बाकी सेक्टर से पीछे रह गया। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सर्विस सेक्टर पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या आपकी सरकार कोई कदम उठा रही है या नहीं उठाए? जी हाँ, हमने कुछ महीनों पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ढील दी है, जिससे सर्विस सेक्टर को विकास में बढ़ावा मिल सके। सरकार ने अनेक इनिशिएटिव्स फैसिलिटी के माध्यम से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, जिससे सर्विस सेक्टर में बढ़ावा मिलने की संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स के सुविधाओं के लिए योजना तो बना ली, पर उन शिक्षित बेरोजगारों का क्या सरकार को उन पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? जैसा कि मैंने कहा कि 7 टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित की जाएगी तथा बिजनेस कंटिन्यूटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स में भी सुधार आएगा। रोजगार के अनेक अवसर भी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस स्टूडेंट बजट पर ध्यान देने के लिए। घर की बजट पर हर कोई ध्यान देता है, एक भी पैसा इधर से उधर ना हो। बात बस इतनी सी है आपको समझाने की कि देश के बजट पर भी थोड़ी ध्यान दें, क्योंकि देश भी आपका है और एक एक पैसा भी, ज़रूरत भी आपकी और फैसला भी आपका। तो क्यों ना एक बदलाव का कदम भी आपका ही हो।